नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भारत को जो हम पढ़ते हैं, भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम प्राचीन भारत का टोटल हमने पढ़ रखा है, अलग अलग वंशों के बारे में भी, और एक उसका सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दिया है, चैनल पर डला हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने प्राचीन भारत के बारे में नहीं पढ़ा है तो 4 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे के अंतर्गत पूरा प्राचीन भारत मैंने डिटेल में कंप्लीट करा रखी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मध्यकाल में सबसे पहले यहाँ पे ये लूसेंट को एज इट इज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सब स्टूडेंट जो हैं ज़्यादातर लोग लूसेंट ही पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बिना लूसेंट के कोई सा भी एग्जाम में आप एसएससी का या तो कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत पर अरब का आक्रमण, यानी अरबों ने जो भारत पर, अरब जो कंट्रीज हैं वहाँ के शासक जो थे उन्होंने भारत पर आक्रमण शुरू हो गया था कब? मध्यकालीन भारत के आसपास में। तो जो इन्होंने आक्रमण शुरू किया, तो देखिए पढ़ते हैं अपन। मोहम्मद बिन कासिम कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। ठीक, देखिए मैं आपको, जो पहले से देख रहे हैं मेरी वीडियोज उनको तो पता होगा कि किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। जिन नहीं देखा होगा, पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बात मेरी सुनिए क्या बोल रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको सब डिटेल में बता सकूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है, किस चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारत पर जो अपना भारत है, इस पर पहला सफल आक्रमण किस विदेशी शासक, ये अरब के शासक ने, किस विदेशी शासक ने किया था? तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मोहम्मद बिन कासिम, तो आपको मोहम्मद बिन कासिम को लगाना है, करेक्ट आंसर होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ऐसा शासक था जो भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने, यानी कि अरब कंट्रीज के जो ये शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ये सिंध पर, सिंध मतलब जो सिंधु नदी के किनारे, जो अपन ने हड़प्पा सभ्यता वगैरह सब कुछ पढ़ा है, सिंधु सभ्यता, तो वो जो सिंध वाला इलाका था उस पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है ना, आपको पता होगा। देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 712 ईस्वी में सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर। तो ये जो है पहला सफल आक्रमण माना जाता है। ठीक है, अब आक्रमण तो बहुत सारे लोगों ने इससे भी पहले किया, लेकिन जो पहला सफल आक्रमण था विदेशियों का, ये मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है 712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अपन देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब ये अरब के जो कंट्रीज के जो शासक थे, इन्होंने आक्रमण किया, उस समय सिंध जो क्षेत्र थे अपना पहले था, उस पर दाहिर ने शासक किया। अभी पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। ठीक है, भारत भारत का विभाजन हो गया। तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। समझ में आई बात? और देखिए, महमूद गजनी। अब हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। इसको महमूद गजनवी भी बोलते हैं, महमूद गजनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। ठीक है, 932 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करी, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। गजनी क्या है? ये गजनी जो है अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के अंतर्गत का इलाका जो था उसको गजनी बोलते थे। तो ये वहाँ पे जो है अलप्तगिन नामक शासक ने, तुर्क सरदार, लिखिए देखिए, अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी, तो जिसकी राजधानी गजनी थी। तो आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगिन। ये आप ध्यान रखेंगे कि अलब्दगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। अलब्दगिन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया। ठीक है, इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक, आगे देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी कि जब प्रथम तुर्कों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था, उस समय जयपाल जो है ये शासक था पंजाब क्षेत्र का अपने। ठीक है, देखिए, अलप्तगिन नामक गुलाम, अलब्दगिन का गुलाम, ये जो अलब्दगिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो अलब्दगिन है, अलब्दगिन के बाद कौन आया? प्रीतिगिन आया। तो जो है ये अलब्दगिन का गुलाम और दामाद सुकबुद्दीन था। समझ रहे हैं? सुबुक्तगिन, अलब्दगिन का गुलाम और दामाद दोनों
दामाद आप समझते ही हैं क्या होता है, गुलाम भी आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। गजनी की गद्दी पर बैठा था, गजनी की गद्दी पर अलप्तगिन का गुलाम जो है सुबुक्तगिन बैठा। महमूद गजनई सुबुक्तगिन का ही पुत्र था, यानी अलप्तगिन का जो दामाद था उसका पुत्र था कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिसका जन्म जो है 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासन का शासक था, ठीक है। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, तो 27 वर्ष की अवस्था में, और 998 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बस आप सुनते जाइए इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगा डिटेल में, आप बस सुनते जाइए। महमूद गजनवी जो था वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उसको स्टार बना के आपको अच्छे से बताऊंगा, जो बाकी कम इंपॉर्टेंट होंगे उसको बस आप सुनते जाइए, कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में जाके डेफिनेटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला या फिर यमीन उल मिल्लाह, ये दोनों उपाधियां उसने दी थी। किसने दी थी? बगदाद का जो खलीफा था उसका नाम था आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह। इसने जो है महमूद गजनवी के जो वहाँ पे राजगद्दी पर बैठा तो उसको मान्यता दे दी कि हाँ ये सही है, ये शासक मानेगा, हम इसको मानते हैं शासक, ठीक है। तो उसने यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मैंने ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अभी भी जान लीजिए, ये तो याद हो चुका होगा अब तक। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये एसएससी के अंदर। देखिए अगला, देखिए पॉइंट, महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति था। महमूद गजनवी और जो भी शासक थे पहले जो उन्होंने आक्रमण किया था तो उसका वास्तविक जो उद्देश्य था धन की प्राप्ति था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी जो है मूर्तियों को तोड़ फोड़ देता था, जैसे कि धन को लूटता था और मूर्ति वगैरह तोड़ फोड़ के चला जाता था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर आपको पता होगा, पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। वर्तमान मतलब ये हरियाणा पंजाब का क्षेत्र मान सकते हैं आप इसको। तो यह है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सन 1000 ईस्वी में। इसको आप बस देखते जाइए, सब कुछ सीक्वेंस में है, ठीक है ना। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने जो है 1000 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, ठीक है। और जो पेशावर का कुछ एरिया जीता था तो उसको अब कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश वापस लौट गया, क्योंकि मेन मुद्दा क्या था, पैसा कमाना था, पैसा यहाँ से लूट के लेके चला गया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई, यानी कि जयपाल को किसने हराया था सन 1001 ईस्वी में, तो महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया था, ठीक है। महमूद गजनवी जो था, ये गजनी जो था, 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यानी महमूद गजनवी की मूर्ति भंजक एक जो है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, तो ये मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया करता था। तो जो 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट के विरुद्ध जो हमला किया था उसमें जो है बहुत सारी मूर्तियों के विरुद्ध जो इसने तोड़ फोड़ करी थी उसको जो है मूर्तिवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, ऐसा लोगों द्वारा माना जाता है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। देखिए यहाँ पे महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद, यानी आदमकद मतलब मनुष्य के हाइट के बराबर प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगून में रखवाया। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र में, गुजरात में है ये। तो उस पर जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, ये काफ़ी फेमस जो है ये युद्ध था, ये ऐसा समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि कब किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि गुजरात के अंतर्गत थी, ठीक है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की प्राप्ति हुई। दिनार उस समय की जैसे अभी रुपये है उस तरह से मेजर यूनिट थी पैसे की, ठीक है। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। देखो, जो ये महमूद गजनवी था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, काफ़ी फेमस आक्रमण था इसका। मंदिर की लूट में मंदिर में करीब 20 लाख दिनार, ये बहुत ज़्यादा पैसा था उस जमाने का, ठीक है। ये 20 लाख दिनार जो है इसने लूट के यहाँ से लेके चला गया था अपने यहाँ गजनी। तो
और जो उसकी जो सोमनाथ मंदिर थी उसकी रक्षा किसने करी थी, रक्षा करने की कोशिश करी थी, ये अनिलवाड़ा थे के शासक थे। तो इसके विरुद्ध में भी महमूद गजनवी ने दोबारा से फिर आक्रमण किया वापस आके। ठीक है, आगे देखिए। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ धन संपत्ति लूट ली थी। जब सोमनाथ मंदिर लूट के महमूद गजनवी पंजाब होते हुए जा रहा था तो वहाँ पे जो जाट थे, जाट सिख, इन्होंने जो है आक्रमण किया था सोमनाथ, ये जो है महमूद गजनवी पर, और उसके जो धन ले जा रहा था 20 लाख में से, 20 लाख दिनार में से कुछ पैसे इन्होंने लूट लिए थे। तो जब महमूद गजनवी वापस चला गया अपने यहाँ, फिर दोबारा जाटों के विरुद्ध भी उसने युद्ध किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट बोलना चाह रहा है आपको। आगे देखिए, महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण था ये 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ। ये जो जाटों ने इनका पैसा लूट लिया था महमूद गजनवी का, तो जाटों के विरुद्ध इसने 1025 में वापस से युद्ध किया। और महमूद गजनवी की इस प्रकार से 1030 में मृत्यु हो जाती है। देखो 998 में इसका क्या है, गद्दी पर बैठा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, 998 में गद्दी पर बैठा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और 1000 ईस्वी में इसने क्या किया कि पेशावर के भागों पर पहला आक्रमण किया, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर सबसे फेमस हमला इसने किया, 20 लाख दिनार की प्राप्ति की यहाँ से। और जाटों के विरुद्ध इसका सबसे अंतिम आक्रमण था 1027 में, और इसके बाद 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई 1030 में। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनवी। महमूद की सेना में संबंध राय एवं तिलक जैसे उच्च पदों, उच्च जैसे ये जो संबंध क्या लिखा हुआ है, सेवंद राय और तिलक, ये जो दो अच्छे जो हैं क्या बोलते हैं हिंदू शासक थे, तो इनको जो है उच्च पदों पर आसीन किया था महमूद गजनवी ने, अपने सेना के अंतर्गत रखा हुआ था इन लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये ध्यान आपको रखना है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी ये जो है महमूद गजनवी के ही दरबार में रहते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था ये कौन, महमूद गजनवी। तो ये महमूद गजनवी का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अपन अब आगे पढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे तो पॉइंट मत बता रहा हूँ, उसको याद रखना ही है आपको किसी भी हाल में, और जो छोड़ रहा हूँ उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन, ये जो गौर है देखिए मोहम्मद गौर, तो गौर जो जगह था ये महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, समझ रहे हैं। महमूद गजनवी ने बहुत सारा एरिया कैप्चर करा था, तो उसके अंतर्गत एक छोटा सा राज्य था ये गौर। तो इसको 1173 में, जब 1130 में, तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई ये, लेकिन कालांतर में समय बीतने पर 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान भी आपको पता होगा, ये गुजरात और पाकिस्तान के आसपास का एरिया है, गुजरात राजस्थान के पाकिस्तान के आसपास का एरिया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे पहला आक्रमण किया था इसने। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो था ये 1178 में पाटन जो है गुजरात के अंतर्गत अभी में हुआ। यहाँ का शासक भीमदिती था, गौरी को इसने बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ। यहाँ का शासक भीमदिती था उस समय, और उसने गौरी को हरा दिया था। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध जो हुआ 1194 में। तो ये मैं पिछली वीडियोज में भी आपको याद करवा चुका हूँ, नहीं याद हुआ होगा तो अभी हो जाएगा, ध्यान देखिए। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे, और ये जो जीते थे पृथ्वीराज चौहान, तो उनका जो प्रमुख फेमस सेनापति कौन था, ये स्कंद था। ठीक है, और जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए मोहम्मद चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी, तो सेकंड में गौरी ने फिर से आक्रमण किया 1192 में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच फिर से युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जीत गया। और चंदावर का युद्ध जो हुआ ये 1194 में हुआ। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। ठीक है, तो इसको इस सीक्वेंस में याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, और तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान जी जीते थे, दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था। ठीक है, और चंदावर का जो युद्ध हुआ ये गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। तो चंदावर में भी यहाँ पे देखिए चंद लिखा हुआ है, और जयचंद में भी चंद है, तो इससे आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित क्षेत्र प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा डिटेल मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में ये पॉइंट आपको 3 युद्ध ध्यान रखने हैं मेनली। ठीक है, आगे देखिए सल्तनत काल। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे पहले जो वंश है ये गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह जो है गौरी का गुलाम था। ये जो मोहम्मद गौरी था इसका ही गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी। डिटेल में अगर स्पीड में पढ़ते चले जाएंगे याद नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक आपको क्या बताना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको याद रखना है चाहे कैसे भी करें आप। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या रख दिया गया है? गुलाम वंश। ठीक है, आगे देखिए। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। देखिए ये जो गुलाम वंश है ये काफ़ी फेमस वंश था, तो इसके जो हर एक पॉइंट हैं, जो भी ज़्यादातर पॉइंट हैं, इसके सभी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको याद करते चलिए, सुनते चलिए, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको बनना स्टार्ट होगा। अब आगे मैं पढ़ देता हूँ इसको, फिर आपको समझ में आएगा। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल 2 मंजिल ही बन सकी थी। ठीक, और इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आया था, तो इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बना दिया। ठीक, और फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण से फिरोज ने इसमें 2 मंजिलें और बनवाई, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई, और ऊंचाई जो है इसकी 9 फीट और बढ़ गई, 225 में से 9 फीट, और ये बन गई 234 फीट की कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को जो है किसने, इसकी कुतुब मीनार की आधारशिला किसने रखी थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार की आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। यहाँ पे देखिए कुतुब लिखा हुआ है तो कुतुब इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की स्थापना यानी कि नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ने सिर्फ नींव डाली, और भाई बनने में उस समय बहुत समय लगता था, तो ये मृत्यु हो गई इसकी बीच में ही। तो जो इसने इसके शासनकाल में सिर्फ 2 ही मंजिल बन पाई थी, और बाद में इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको बनवाया, पूरा कंप्लीट करवाया 4 मंजिल। मतलब इल्तुतमिश को कंप्लीट किसने करवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को। और आधारशिला किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर टूट फूट गई थी, तो उसके जो है रिनोवेशन का काम किसने करवाया था, मतलब मरम्मत किसने करवाई थी, अगर पूछा जाएगा तो आपको। या फिर ये पूछा जाएगा सबसे लास्ट यानी 5वीं मंजिल की स्थापना मतलब किसने बनवाया था, तो ये फिरोज जो है इसने बनवाया था, फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये आपको पता ही होगा, और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ये अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये बीरग्रह राज 4th द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले क्या था, तो ये विद्यालय था, बीरग्रह राज 4th ने बनवाया था इसको। तो बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के नाम से बनवाया इसको। और दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय थी, तो इसको जो है तोड़वाने वाला कौन सा शासक था, तो ये बख्तियार खिलजी थी। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। तोड़वाया किसने, तो बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया इसको, मतलब बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया।
और बख्तियार खिलजी कौन था? ये ऐबक का एक सेना नायक था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे देखिए, ऐबक की मृत्यु जो है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। चौगान समझते होंगे, जो पोलो होता है जिसमें घोड़े से इधर बैट लेके मारते हैं, एक छोटा सा गेंद होता है, वो वाला चौगान। तो घोड़े से गिरकर हो गई मृत्यु, इसे लाहौर में दफनाया गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। या तो सीधा सीधा ये पूछा था किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी फेमस सम्राट था, मतलब शासक था गुलाम वंश का, और स्थापना भी इसने करी थी गुलाम वंश की। तो ये जो है इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हर एक पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ याद रखना है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई? तो ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने शासक किया। मतलब आराम शाह जो है ज़्यादा शासक नहीं कर पाया, क्योंकि ये अयोग्य शासक ऐसा था, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक ना, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने ही आराम शाह को मार दिया था 8 महीने बाद ही, जब गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से समझिए। तो 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया? वो जो कुतुब मीनार थी उसको कंप्लीट करवाया। 2 मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बन गई थी, तो बाकी का कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इतबरी तुर्क था। ठीक है, जो ऐबक का गुलाम था, गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदायूं का गवर्नर था। देखो, ये जो इल्तुतमिश था ना, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद एवं गुलाम था। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, और ऐबक की मृत्यु जब हुई थी उस समय यह बंदायूं का गवर्नर था। और ऐबक की मृत्यु के बाद पहले आराम शाह बना, और आराम शाह को निपटा के, मतलब मार के, इल्तुतमिश फिर शासक बन गया। ये पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया। ठीक है, इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया। ठीक है, तो ये पूछा क्वेश्चन जाता है कि लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर, राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला राजधानी को कौन शासक था? इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे बढ़िए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा पद से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, क्योंकि सब डरते थे चंगेज खान से। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र, ये चंगेज खान कौन था? तो ये चंगेज खान एक मंगोल शासक था। मंगोल यानी चीन के अंतर्गत, चीन के उत्तर में एक छोटा रेगिस्तान के आसपास के निवासी थी। मतलब इसको आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, चंगेज खान जो है मंगोलिया जो है अभी का वर्तमान का मंगोलिया, तो ये चीन के जस्ट ऊपर पड़ता है, मतलब और नॉर्थ में पड़ता है। तो वहाँ का एक शासक था। ये असभ्य जनजाति थी, बहुत ही खतरनाक इन लोगों की। तो इतना जानने की आपको जरूरत नहीं, बस जो बोल दिया उसको समझ लीजिए। आगे देखिए बस। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। पहले कौन आया गुलाम का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन बन रहा है? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। वह एक अयोग्य शासक था। इसने इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। यानी कि जो ये रुकनुद्दीन फिरोज था, यह अयोग्य शासक था। इसको राज शासन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो उसकी जो माँ थी वो सब कुछ देखती रहती थी, कार्य कैसे करवाना है, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन। तो शाह तुर्कान के ये अवांछित प्रभाव से परेशान होकर, ये जो शाह तुर्कान उसकी माता जी थी, उसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के जो अमीर थे, इन्होंने रुकनुद्दीन को हटा दिया। ये रुकनुद्दीन जो है इसको हटा दिया गद्दी से। और रजिया जो थी, रजिया एक औरत थी, इसको सिंहासन पर आसीन किया। देखो, यहाँ से आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से प्रभावित होकर के तुर्की के अमीर जो थे, ये इन्होंने रुकनुद्दीन को हटा के, ये रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का जो बेटा था उसको हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठाया। रजिया को सिंहासन पर बैठाया। और इस प्रकार सुल्तान रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली।
तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी जिन्होंने, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। यानी प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये पूछा जाएगा। तो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है रजिया सुल्तान, यानी कि रजिया बेगम। तो ये रजिया बेगम आपको नहीं भूलना है। आगे देखिए, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुख से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों, ये गैर तुर्क था, ठीक है, जमालुद्दीन याकूत गैर तुर्कों को सामंत बनाए जाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी कि बहराम शाह को इसने बैठाया। कौन ये जो क्या थे, क्या नाम है इनका, अमीर। ये अमीर कौन थे, तो मतलब ऐसा समझिए कि जैसे एक राजा होता है तो बहुत से छोटे छोटे मंत्री होते हैं, तो ये जो मंत्री होते हैं ये अमीर बोला जाता था इनके शासनकाल में, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये पावरफुल होते थे ये राज्य संभालने के लिए। तो ये लोग जो है मिल के अपना डिसीजन लेके ये काम करते थे कुछ भी। तो देखिए क्या पॉइंट में, कहाँ पे पॉइंट पे था अपन, यहाँ पे देखिए, गैर तुर्कों को देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया ने जो है जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर का सरदार नियुक्त किया था। तो जमालुद्दीन याकूत को क्या नियुक्त किया था, ये पूछा जाता है रजिया ने। तो ये अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार किसे रजिया ने नियुक्त किया था, जमालुद्दीन याकूत को। और ये जो है इसको रजिया अपने हिसाब से काम करने लगी। भाई रजिया को किसने बैठाया, अमीरों ने ही बैठाया गद्दी पर। और रजिया जो थी अब अपने हिसाब से काम करने लगी शासक, इनकी बात अमीरों की सुनती नहीं थी। तो ये जो है अमीर ने इसको रजिया को पकड़ के फिर से जेल में डाल दिया, ठीक ना। और दिल्ली की गद्दी पर किसने, बहराम शाह को बैठाया, ठीक है। अब देखो आगे, रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। बाद में जो उन्होंने छोड़ा वहां से भगा दिया मान लो, तो रजिया की शादी फिर अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही, ठीक है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। इसका चैप्टर क्लोज होता है यहाँ पे। अब देखो, अब बहराम शाह आया। ये जो बहराम साहब जिसको बैठाया इसको इसने तुर्कों सॉरी अमीरों ने, तो ये बहराम साहब के बारे में अपन हम पढ़ते हैं। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में भी कर दी गई, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद को भी सुल्तान के पद से हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। देखो अब यहाँ से आता है हमारा बलवन। ये बलवन भी काफ़ी फेमस सम्राट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो बलवन ने क्या किया कि ये जो अलाउद्दीन मसूद जो बना शासक दिल्ली वहाँ का, उसको सुल्तान पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को बैठाया गद्दी पर, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। किसने बनवाया, ये बलवन ने। तो नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, मतलब गरीब आदमी था ये। और इसको पकड़ के बलवन ने बोल दिया तुम राजा बनो, बाकी तुम मैनेज तो मैं ही करूँगा सब कुछ, ठीक है। तो बलवन ने जो है नसीरुद्दीन महमूद को राजा बना दिया वहाँ का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन एसएससी के अंदर। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा शासक था, गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है नासिरुद्दीन मोहम्मद। आपको इसको नसीरुद्दीन जो हीरो हैं अपने एक्टर हैं उनके बारे में भी सोच के याद रख सकते हैं अगर याद रखना है तो, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। वो गरीब आदमी जो था जिसको शासक बना दिया था उसी से अपनी पुत्री का विवाह करवाया, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। बलबन का नाम बहाउद्दीन था वास्तविक। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये जो इल्तुतमिश था उसी का गुलाम था कौन, बलबन। इसने हटा दिया इसको और यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद को बैठाया था, ठीक है। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। ये तुर्कान ए चिहलगानी क्या है, तो यहाँ देखिए तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है किसको, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये सेना को देखने के हिसाब से रहता था, मतलब सेना का संगठन था ये, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको जो है बंद किसने करवाया, बलबन ने। और स्थापना किसने करवाई थी, तुर्कान ए चिहलगानी की इल्तुतमिश ने करवाई थी। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया तो मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसका
ये चांदी का टका एवं तांबा का जितल। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। और तुर्कान चिहलगामी को हटाया किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन, आगे देखते हैं। बलबन जो है, ये बलबन, ये 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यह मंगोलों के आक्रमण से, ये जो मंगोल थे, चंगेज खान की जो शाखा थी, और भी लोग वहाँ के थे जो अलग अलग शासक थे, वहाँ के जो आक्रमण दिल्ली पर हुआ था उससे रक्षा करने में सफल रहा। और सिरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया। यह सिरी नामक या सिरी शहर की स्थापना किसने की थी? सिरी शहर की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने करी थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने वाला शासक कौन है? तो ये बलबन है। आगे देखिए, दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने करी थी। सिजदा करना और पैबोस, ये जो दो प्रथाएं थी, इनको जो है शुरू करने वाला शासक कौन था? बलबन था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। ठीक है, आगे देखिए। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, फारसी साल का ये पहला दिन होता है फारसी कैलेंडर के अनुसार से, तो इस उत्सव का प्रारंभ करवाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? तो बलबन ने नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। और बलबन ने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत करी। और बलबन ने ही नवरोज फेस्टिवल की भी शुरुआत करी। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लव एवं रक्त की नीति का पालन किया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लव, कठोर लक, सीधे सीधे ये से पूछा जाता है, लव और रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? तो बलबन। जस्ट सेकेंड, हाँ, तो ये बलबन था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लव और रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। नसीरुद्दीन महमूद वही था जिसको बलबन ने बनाया था शासक। तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि धारण की थी। और बलबन आखेट अभियान के बहाने अपने सेना को लंबी दूरी तक कवायद करवा कर दुरुस्त रखता था। इसका पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, बलबन जो था ये काफ़ी फेमस सम्राट है चूंकि, और सब कुछ इसको पता है, मतलब काफ़ी फेमस होने का रीजन भी होता है हर किसी के। तो जो बलबन था ना, ये बलबन क्या करता था कि जो इसकी सेना थी, इसको आखेट, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करने के बहादे जंगलों में ले जाया करता था और बहुत दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा के अपने सैनिकों को दुरुस्त रखता था, यानी कि एक्सरसाइज करवाता था, ऐसा समझिए, दुरुस्त रखता था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा था, अपने सेना को फिट करने के उद्देश्य से अलग आखेट का अभियान कौन चलाया करता था? तो ये बलबन ही था। ठीक है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के ही शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तमुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन आखेट अभियान के मतलब बहाना करके अपने लोगों को, अपनी जो सेना थी उसको दौड़ा करके दुरुस्त रखता था। अपने विरोधियों के प्रति लव एवं रक्त की नीति के कारण से बलबन को जाना जाता है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज का आधार कर नवरोज फेस्टिवल का शुरुआत की। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी? बलबन ने करी। बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसने जो है सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। ठीक है, मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने वाला शासक कौन है? बलबन है। नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वहन करता था। बलबन के षड्यंत्र से अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाया गया। ठीक है, देखिए, रजिया रजिया बेगम जो थी, ये प्रथम मुस्लिम शासका थी। प्रथम मुस्लिम शासका कौन थी? रजिया बेगम थी। या प्रथम महिला शासका कौन थी? तो ये भी रजिया बेगम ही थी। ठीक है, और रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखिए। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और देखिए, ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, इसे लाहौर में दफनाया गया है।
ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त कराने वाला कौन था? ये बख्तियार खिलजी था। स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। दिल्ली पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ये इन दोनों का निर्माण करवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार जो बनवाया था, बनाने की आधारशिला रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, देखिए, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। और लास्ट सबसे ऊपरी मंजिल को किसने बनवाया था? तो फिरोज ने बनवाया था। ठीक है, वो टूट फूट गया था बिजली के कारण से, तो ठीक है। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और गौरी हारा। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में चौहान जी हार गए और गौरी विजय हो गया। और चंदावर के द्वितीय युद्ध 1194 में जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? किसको लूट के ले गया था सोमनाथ मंदिर को? 1125 में। ये महमूद गजनवी ही था। 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। इसने जाटों ने इनका जो पैसा लूट लिया था मोहम्मद गजनी का, इसके कारण से 1725 में लास्ट अभियान जो था इसका था ये वाला। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, जस्ट सेकंड। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था इसने 712 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपन के। अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद में आया है, आपको चीज़ें याद हो पा रही हैं, अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वीडियो को सब लाइक करिए। और नहीं लाइक अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, उसको सुधार किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, तो इससे आपका भी लॉस होगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं चीज़ों को, तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपके दोस्त भी हैं इस तरह से जिनको लूसेंट पढ़ना है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, तो ये था वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।